हेलो डियर, हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो का जो क्वेश्चन है वो आप सभी के बीच में मैं बताना चाहता हूं। एक प्रश्न है कि मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ जो है सर्विस केयर है होता क्या है। पहला जो क्वेश्चन है आपका इस बार यूपी एग्जाम में पूछा गया था 10 नंबर में या 5 नंबर में शायद पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पर 10 नंबर में शायद पूछा गया था। 10 नंबर में क्या पूछा गया था कि मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा या देखभाल को बताए और मातृ सेवाओं के विकास के बारे में लिखे। मतलब जो मैटरनल केयर था उसका विकास जो है कैसे कैसे हुआ इसके बारे में लिखना, और साथ में मातृ शिशु स्वास्थ्य के बारे में सेवा के बारे में लिखना था या केयर के बारे में, देखभाल के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। इसका लाभ भी जो है इसका उद्देश्य देखेंगे कि आखिर ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं जो है इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रक्रिया क्या होता है, इसके कौन कौन से ऐसे चरण हैं और इसके क्या लाभ और विशेषता है। तो दूसरा प्रश्न वो वाला है। पहला प्रश्न है मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ सर्विस या केयर और इसका जो है उद्देश्य। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है। यहाँ पे आंसर है कि देखिए महिलाओं तथा बच्चों को प्रदान की जाने वाली नैदानिक उपचारात्मक रक्षात्मक उन्नयनक तथा पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती है। ठीक है, देखिए महिलाओं तथा बच्चों को प्रदान की जाने वाली नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक उपचारात्मक मतलब ट्रीटमेंट सिक्योरिटी रक्षात्मक उन्नयनात्मक पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। देखिए क्या कहता है कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा या देखभाल है क्या, तो महिलाओं तथा बच्चों को प्रदान की जाने वाली नैदानिक उपचारात्मक सुरक्षात्मक उन्नयनात्मक पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा या देखभाल कहलाता है। समझ गए ना। अगर यहाँ पे देखभाल रहता तो हम क्या लिखते कि महिलाओं तथा बच्चों को प्रदान की जाने वाली नैदानिक उपचारात्मक रक्षात्मक उन्नयनात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। ठीक है, सेवा के जगह पर सेवा, देखभाल के जगह पर देखभाल, तो ये अपना कॉमन सी बातें हैं। समझ गए। चलिए सेवा भी एक प्रकार का देखभाल ही है। तो ये चीज़ समझ गए कि आखिर सीधा समझिए कि माता और बच्चों को, महिला और बच्चों को जो भी चीज़ें नैदानिक हो या उपचारात्मक हो या रक्षात्मक हो या उन्नयनात्मक हो या पुनर्वास संबंधित जो भी देखभाल दिया जाता है, सेवा दिया जाता है, वही जो है महिला और मातृ एवं शिशु का देखभाल या सेवा कहलाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि माताओं और बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के कुछ निम्न कारण हैं। अब चूँकि ऐसा क्यों होता है कि भाई मातृ और शिशु का ही जो है स्वास्थ्य का देखभाल या सेवा किया जाता है, ऐसा क्यों है, तो देखिए इसका कुछ कारण निम्न प्रकार से है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। देश में माताएँ और बच्चों की कुल जनसंख्या का बड़ा भाग है। मतलब देश में जितना भी हमारा कुल जो जनसंख्या है इसमें जो माँ और जो बच्चे का जो जनसंख्या है, माता और बच्चे शिशु का जो जनसंख्या है, यह एक बड़ा लार्ज नंबर में है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिएगा भारत में प्रजनन आयु वर्ग 15 से 44 वर्ष है, जिसमें महिलाएं इतना % है। मतलब भारत में जो जनन क्षमता है प्रजनन करने का महिलाओं का वो 15 से 44 वर्ष है। मतलब प्रजनन क्षमता का मतलब क्या है कि बच्चा का जन्म देने लगा तो ये प्रजनन नहीं होता है। प्रजनन क्षमता का मतलब होता है, प्रजनन आयु का मतलब होता है कि इतना वर्ष से ये दे सकती है, बट 15-44 है। ठीक है, लेकिन 15 वर्ष में थोड़ी ना कोई शादी कर लेता है लड़की और उसका मतलब सब चीज़ होने लगता है, ऐसा नहीं है। ये जो मेनोपॉज का जो आपका बताया जाता है कि इतना वर्ष में 44 वर्ष भारत में है और 15 वर्ष से स्टार्ट होता है। इतने के बीच में लड़कियां जो है महिलाएं जो है ये अपना प्रजनन करने का जो क्षमता है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जिसमें 22% 22.4 जो है महिलाएं ही हैं। अब हो सकता है थोड़ा बढ़ा हो तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बट एक्यूरेट मान के चलिए 22.4 है, लगभग 23 के आसपास होगा। और क्या, तो 22.4 है जो कि 15 से 44 वर्ष के आयु के वर्ग में है प्रजनन करने वाले महिला। समझ गए। उसके बाद 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे 36.2% है। अब जो जनसंख्या है, जनसंख्या का 36.2% जो है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। समझ गए। 15 से लेकर 44 हो गया तो हो गया प्रजनन करने का क्षमता, लेकिन 15 से जब कम आयु का जो बच्चा होगा वो बच्चा ही कहलाएगा, तो वो 36.2 है।
कुल जनसंख्या का देख सकते हैं लगभग 58 पॉइंट समथिंग जो है इसका बनता है माता और शिशु का। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा है दोनों मिलाकर जनसंख्या का इतना भाग महिलाओं और बच्चों का है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रजनन करने वाली महिलाओं का भारत में जो है 15 से 44 वर्ष का उसको जो है 22.4 है। उसी प्रकार से जो बच्चा है उसको जो है 36.2 है। तो इस प्रकार से जो है कुल 58 पॉइंट जो है 6 बनता है महिलाओं और बच्चों का अनुपात। समझ गए? तो इस हिसाब से देख सकते हैं अगर 100 में से निकाल दिया जाए बच्चा और महिलाओं को, यानी लगभग माना जाए कि 59% हम 58 ही हम निकाल देते हैं। 100 में से अगर हम 58 ही निकाल देते हैं तो इधर कितना बच जाएगा 42%, यानी 42% में जो है हमारे ये जो है युवा और यूँ कहा जाए तो मेल कैटेगरी के लोग आएंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं तो बाकी समझ सकते हैं कि आधा से भी अधिक जो है महिला और बच्चों का जनसंख्या है, बहुत बड़ा जनसंख्या है, इसलिए इसे जो है देखभाल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। समझ गए? अतः जनसंख्या का विशाल भाग होने के कारण माताएं और बच्चे विशेष देखभाल के हकदार हैं। अतः होता यह है कि दोनों का जनसंख्या कुल मिला के अधिक है, इसलिए दोनों भी हकदार है महिला और बच्चा कि इसके स्वास्थ्य का देखभाल विशेष तरीक़ा से किया जाए। इसके लिए यह विशेष हकदार है, विशेष इसको चाहिए क्योंकि जनसंख्या अधिक है। अगर इसके जनसंख्या में इफेक्ट पड़ने लगा, नहीं देखभाल हुआ तो क्या होगा, ये घटेगा, और ये जब घटेगा तो प्रजनन दर भी घटेगा, बच्चा की जनसंख्या भी घटने लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपका होता है। समझ गए कि क्यों होता है, कारण क्या है स्वास्थ्य सेवा देने का महिला और बच्चों को। समझ गए ना? चलिए क्या समझे क्यों कि यह जो है बच्चा जो है इसका भी जनसंख्या देश के जनसंख्या का एक अच्छा भाग है, एक्यूरेट भाग है जो 36.2 है। महिला का भी जो जनसंख्या है जो 15 से 44 है, उसका भी जो प्रजनन करने वाली महिलाएं हैं उसका भी जनसंख्या जो है 15 से लेकर जो है क्या है 15 से लेकर 44 के बीच में उसका 22.4 है। दोनों को ऐड करने के बाद 58 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि देश के कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। और बड़ा हिस्सा होने के कारण ही जो है इन्हें ये हकदार है कि इसे विशेष देखभाल दिया जा सके, विशेष स्वास्थ्य सेवा दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका कारण। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों से एक और चीज़ पूछा है कि मातृ सेवा का विकास के बारे में लिखे, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ सर्विस, मतलब मातृत्व सेवाओं का विकास, मतलब जो मातृ सेवा है उसका विकास कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में जो है यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भोर कमेटी, देखिए आप लोग को इस कमेटी सब के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मातृ सेवाओं का विकास के बारे में पूछेगा आपसे कि डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ सर्विस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए भोर कमेटी 1946, सबसे पहले याद रखिए भोर कमेटी कब आया 1946 में जो है भोर कमेटी 1946 यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास कमेटी। भोर कमेटी को जो है स्वास्थ्य का सर्वेक्षण और विकास कमेटी भी कहा जाता है। तो भोर कमेटी 1946 ने अपने प्रसिद्ध प्रतिवेदन में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यंत उच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। देखिए इन्होंने भोर कमेटी ने जो 1946 में जो अपना रिपोर्ट जो अपना प्रतिवेदन सौंपा था, उस कमेटी ने ये बताया था, जो कि क्या था, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास कमेटी था। जो इन्होंने 1946 में जो भोर कमेटी ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास कमेटी ने अपने जो भी रिपोर्ट था, प्रतिवेदन था, उसमें भारत में जितने भी स्वास्थ्य सेवा है उसका विकास में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यंत उच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इन्होंने ये बताया, सर्वेक्षण में इनको पता लगा भोर कमेटी को कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास कमेटी भोर कमेटी है, तो इन्होंने 1946 के प्रतिवेदन में भारत में जो स्वास्थ्य सेवा का विकास में जो मातृ एवं जो शिशु स्वास्थ्य सेवा है उसको अत्यंत जो है उच्च प्राथमिकता देने पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने कहा कि भाई भारत में जो है जो भी स्वास्थ्य सेवा का जो विकास है उस विकास में जो है आप मातृ और शिशु पर अत्यधिक जोर देने की ज़रूरत है, आप इस पर अत्यधिक जोर दीजिए। इन्होंने अपने रिपोर्ट में प्रतिवेदन में बताया। समझ गए? चलिए
और कमेटी ने भारत में मातृ मृत्यु दर बहुत उच्च बताई 1938 में 20 प्रति 1000 जीवित प्रसव। और इस कमेटी ने ये तो कह दिया कि भाई जो भारत के स्वास्थ्य सेवा है इसके विकास में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य MCH है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, इसके सेवाओं को जो है अत्यंत उच्च प्राथमिकता देने पर जो है कमेटी जोर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो भारत में मातृ मृत्यु दर है बहुत उच्च इन्होंने बताया। ठीक है, कि 1938 में जो रिपोर्ट ये बना था उसके अनुसार 20 जो महिलाएं हैं जो प्रसव वाली वो 1000 जीवित प्रसव पर जो है मृत्यु हो जा रहा है। इन्होंने बताया कि भारत में जो मातृ मृत्यु दर है बहुत उच्च है और 1938 में 1000 अगर महिला जीवित अगर कोई डिलीवरी है तो उसको जो है उसमें से 20 महिला ऐसे हैं जो डिलीवरी के थोड़ा दिन बाद या डिलीवरी के पीरियड में जो है उसका मृत्यु हो जा रहा है, यानी 1000 पर 20 महिलाएं मर जा रही है। किसके कारण? ये प्रसव के कारण, देखभाल के अभाव के कारण। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई इस पर जोर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि भोर कमेटी ने अनुशंसा की कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बढ़ते बच्चों के लिए पूरक पोषण भी शामिल रहना चाहिए। इन्होंने इस कमेटी ने जोर दिया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले है गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए पूरक पोषण की भी शामिल रहना चाहिए। इन्होंने ये बताया कि जो गर्भवती महिला है या जो स्तनपान कराने वाली माता है या जो बच्चा का उम्र बढ़ रहा है, बढ़ते जो बच्चा है मतलब छोटा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो उसके पूरक पोषण का, एक संपूरक पोषण का जो है शामिल रहना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मातृ सेवाओं का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए ये विकास हुआ भोर कमेटी से। भोर कमेटी ने 1946 ने अपने जो भी प्रसिद्ध प्रतिवेदन, जो भी रिपोर्ट था, उसमें उन्होंने मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को जो है अत्यधिक जो है उच्च प्राथमिकता देने पर इन्होंने जोर दिया। उस प्रतिवेदन में, उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भारत में जो मातृ मृत्यु दर है यह बहुत अत्यधिक है और 1938 में जो है 20 प्रसव वाली महिलाएं जो प्रति 1000 जीवित प्रसव पर मृत्यु हो जा रहा है, मतलब ये सबसे अधिक था उस समय। तो इस सब देखकर जो है इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया ताकि महिलाओं को, बच्चों को अधिक से अधिक देखभाल करने की ज़रूरत है ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये जोर दिया कि जो भी माता प्रेगनेंसी पीरियड में हो, यानी प्रसव वाली हो या स्तनपान कराने वाली माताएँ हो या जो भी बच्चा बढ़ते उम्र का है, उनका जो है पूरक पोषण भी शामिल रहना चाहिए। इन्होंने पोषण के लिए भी बात किया, इन्होंने मृत्यु दर कम करने के लिए भी बात किया, इन्होंने जो है स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे से किया जाए इसके लिए इन्होंने उच्च जोर दिया। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न कि सभी कार्यरत महिलाओं को प्रसव के 6 सप्ताह पूर्व, मतलब जो भी जॉब पर महिलाएं हैं उसको 6 सप्ताह पूर्व प्रसव से और पश्चात वेतन भत्तों सहित प्रस्तुति अवकाश की स्वीकृति भी भोर कमेटी के सिफारिश में शामिल थी। भोर कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें जो उन्होंने सिफारिश किया कि क्या क्या महिलाओं के लिए बच्चों करना चाहिए, तो महिलाओं के लिए उन्होंने ये भी किया कि जो प्रसव वाली महिला है, डिलीवरी पीरियड है, अगर वो जॉब कर रही है तो प्रसव होने से 6 सप्ताह पूर्व, प्रसव होने से 6 सप्ताह पूर्व और इसके पश्चात जो है वेतन भत्ते सहित अवकाश की स्वीकृति देना चाहिए। मतलब जो भी अगर प्रेगनेंसी वाली महिला है और उसका अब जो है 6 सप्ताह बाद अगर उसका होने वाला है डिलीवरी और वो जॉब कर रही है तो उसको जो है 6 सप्ताह पूर्व जो है उसको छुट्टी मिल जा सकता है और छुट्टी देने के लिए इन्होंने सिफारिश किया और साथ में इन्होंने कहा कि छुट्टी के साथ साथ उनको वेतन भत्ता भी मिलते रहना चाहिए। तभी आप लोग देखते होइएगा कि जो नर्स लोग होती है उनको जो है क्या किया जाता है कि जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है तो उनको जो है छुट्टी दिया जाता है। जब बच्चा होने वाला हो तो उनको छुट्टी लेती है और ये मैटरनल लीव होता है, मैटरनल अवकाश, मातृत्व अवकाश होता है। तो इसी में जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे सहित प्रस्तुति अवकाश होता है। ठीक है ना, प्रस्तुति अवकाश होता है और इन्होंने जो है ये क्या किया, सिफारिश शामिल किया। चीज़ें को समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया इसका विकास में जो है आप लोगों ने देखा कि पोषण के लिए, मृत्यु दर कम करने के लिए
अत्यंत उच्च सेवाएं प्रदान करने के लिए जोर दिया। इन्होंने ये भी जोर दिया कि अगर कोई प्रेग्नेंट वाली महिला अगर जॉब कर रही है तो उसको जॉब से कितने दिन पहले जो है जॉब से छुट्टी मिल जाना चाहिए और साथ में पैसा भी मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अवकाश पर चली गई तो उसको पैसा बंद हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है इन्होंने शामिल किया। ठीक है, उसके बाद और चीज़ों को इन्होंने बताया कि मातृत्व के देखभाल की मातृत्व स्वास्थ्य की देखभाल प्रारंभ से ही परिवार कल्याण का भाग रही है। देखिए अब ये सब जो चीज़ें हैं तो मातृत्व स्वास्थ्य का जो देखभाल का जो जिम्मेदारी था ना, ये शुरू से ही जो है फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत रहा है, मतलब परिवार कल्याण के भाग रही है मातृ स्वास्थ्य देखभाल। समझ गए। इन कार्यक्रमों को सन 1922 में शिशु बचाव और सुरक्षित मातृत्व ने सभी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वित करने के लिए एकीकृत कर लिया गया। मतलब देखिए इन कार्यक्रमों मतलब जो परिवार कल्याण का भाग रही है, तो ये जो कार्यक्रम था ना, ये कार्यक्रम क्या किया, सन 1922 में शिशु बचाव चाइल्ड सर्वाइवल और सुरक्षित मातृत्व ने सभी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए एकीकृत कर लिया गया, मतलब मिला लिया गया। मतलब जो परिवार कल्याण मंत्रालय है ये अपने अंदर जो है शिशु बचाव चाइल्ड सर्वाइवल और सुरक्षित मातृत्व को जो है अपने में क्या कर लिया, एकीकृत कर लिया, मिला लिया। कब? 1922 में। कौन? परिवार कल्याण ने शिशु बचाव और सुरक्षित मातृत्व को अपने अंदर जो है क्या किया, एकीकृत कर लिया। समझ गए। सभी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए एकीकृत कर लिया। समझ गए। चलिए, सन 1997 में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें परिवार नियोजन, शिशु बचाव एवं सुरक्षित मातृत्व, STD RTI का प्रतिबंध, प्रबंध, एड्स आदि से संबंधित कार्यक्रमों को स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के लिए एकीकृत किया गया। देखिए 1922 में तो परिवार कल्याण में इन सबको एकीकृत कर लिया, शिशु बचाव को और सुरक्षित मातृत्व योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए इसमें जो है एकीकृत कर लिया। ठीक है। उसके बाद आगे चल के 1997 में जो है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये याद रखिएगा कि सन 1997 में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। क्या किया गया कि 1997 में जो है प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य जो है मतलब प्रजनन का स्वास्थ्य और शिशु का स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें परिवार नियोजन, ठीक है, क्योंकि प्रजनन है तो प्रजनन का जो चीज़ें हैं वो आपका नियोजन, परिवार नियोजन शामिल किया गया। शिशु बचाव चाइल्ड सर्वाइवल एवं सुरक्षित मातृत्व मतलब सेफ मदरहुड, STD RTI प्रतिबंध, प्रबंध, एड्स आदि से संबंधित कार्यक्रमों को स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के लिए एकीकृत किया गया। इन सबको जो है जैसे परिवार नियोजन हो, शिशु बचाव हो, देखिए परिवार नियोजन हो, शिशु बचाव हो, सुरक्षित मातृत्व हो, STD RTI पर प्रतिबंध एवं प्रबंधन और साथ में एड्स आदि का जो कार्यक्रम था, इन सबको जो है स्वास्थ्य देखभाल के पहुंच के लिए एकीकृत किया गया, ताकि जो है सबको ये जो बच्चा है और जो माता है उसका बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिया जा सके। और इस तरीक़ा से जो है इसको 1997 में जो कार्यक्रम आया प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो है इन सब चीज़ों को शामिल एकीकृत कर लिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग समझ जाइए। समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया इसका मातृत्व का विकास, कि मातृत्व का विकास कैसे कैसे होगा, तो ये हो गया। चलिए अब इसका जो है पहला चरण 1997 में आया प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल का। समझ गए। अब ये दूसरा चरण इसका 2005 में आया, प्रारंभ किया गया अगले 7 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, इतना आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के कौन कौन से जो है उद्देश्य हैं बताइए। ठीक है, तो उद्देश्य को चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न पढ़े है ना, ऊपर वाला प्रश्न कोई ज़्यादा ओल झोल नहीं है, बस आपको उसका ज़रूरी है कि ईयर याद रखें कि 1922 में क्या एकीकृत हुआ, 1997 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब जब याद रखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 1922 में मातृ एवं जो बच्चा है उसको जो है परिवार कल्याण के अंतर्गत जो है शामिल कर लिया गया। उसके बाद 1997 में आया प्रजनन और जो शिशु बचाव है, शिशु स्वास्थ्य जो देखभाल है, उसको जो है क्या किया गया, कार्यक्रम को शुरू किया गया। उस कार्यक्रम को शुरू किया गया, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे चीज़ों है जिसको जैसे STD हो गया, RTI हो गया, तो ये सबको जो है क्या किया गया, शामिल किया गया। साथ में जो प्रसव वाले महिला है उसका देखभाल, इन सभी परिवार नियोजन, इन सबको जो है शामिल किया गया और एकीकृत विकास में जो है इसका सुनिश्चित किया गया। तो ये सब चीज़ों को अगर आप पढ़िएगा 1-2 बार ना तो समझ में आ जाएगा।
वो कहानी टाइप से है, कहानी टाइप से बहुत रोचक है, तो उसको रोचक बना के याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा तोड़ तोड़ के, ठीक है। इसको हम rmnursing.blogspot.com पर लिख देंगे, PDF भी दे देंगे, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज लग रहा है एक ही प्रश्न होगा, क्योंकि जो है समय ज़्यादा हो रहा है तो एक ही प्रश्न हो पाएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है नहीं देखते हैं वीडियो बड़ा होने के कारण, तो इसलिए एक ही प्रश्न रखेंगे। तो चलिए हम एक ही प्रश्न में शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य सेवा या देखभाल तो देख लिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर ये देखभाल क्यों किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या उद्देश्य है देख लीजिए एक बार। सबसे पहला है कि मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट तथा मातृ रुग्णता दर में कमी लाना। देखिए, सबसे पहला जो उद्देश्य है इसका देखभाल और इसका सेवा इसीलिए किया जाता है ताकि जो प्रसव के दौरान जो है जो डिलीवरी से हल्का पूर्व या डिलीवरी के बाद जो है किसी कारणवश प्रसव के कारण ही अगर माता का मृत्यु जो हो जाता है तो उससे रोकने के लिए, यानी मातृ मृत्यु दर को और मातृ रुग्णता दर में कमी लाने के लिए एक कार्यक्रम, ये चीज़ें सेवा शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि शिशु तथा बच्चों में होने वाली मृत्यु दर तथा रुग्णता को कम करना, मतलब जो शिशु है और जो बच्चे में, शिशु और बच्चों में जो मृत्यु दर है और जो रुग्णता दर है उसको कम करना। अब चूँकि देखते होइएगा कि जब प्रसव होता है या तो कभी कभी माँ का मृत्यु हो जाता है या कभी कभी बच्चा का ही मृत्यु हो जाता है, तो दोनों में कहीं ना कहीं मृत्यु दर पाया जाता था अधिक, तो इसको कम करने के लिए, इसके रुग्णता दर में कमी लाने के लिए जो है ये सब शुरू किया गया, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, समझ गए। तीसरा है कि महिलाओं को गर्भ अवस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूतिका अवस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मतलब जो महिला है, महिला को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव प्रक्रिया के दौरान, सूतिका अवस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है ये चीज़ें शुरू किया गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा कि परिजनों को महिलाओं तथा बच्चों को सही देखभाल के बारे में जानकारी देना। इसका एक ये भी इम्पोर्टेंट रोल था कि जो है परिजनों को, जो परिजन है उसके घर में महिला के, उसके महिलाओं और बच्चों को सही से देखभाल कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देना परिजनों को बताया गया, समझ गए। नेक्स्ट है पाँचवा है परिवार के लोगों को माता एवं शिशु संबंधित चलाई जाने वाली सरकारी योजना के बारे में जानकारी देना तथा उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना, मतलब परिवार के लोगों को माता एवं शिशु संबंधित चलाए, मतलब जो भी परिवार में लोग हैं उनको माता और शिशु से संबंधित जो भी चलाई जा रही सरकार के द्वारा योजना है उसको जानकारी देना परिवार के लोगों को, ताकि जो है वो इसमें भाग ले और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, इसके लिए प्रेरित करना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है और आखिरी है यहाँ पे देखिएगा क्या है कि बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का शुरुआती अवस्था में पता लगाकर उसका उचित उपचार करना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि अगर कोई भी बीमारी शुरुआती अवस्था में ही अगर पता लग गया और वह ठीक हो जाता है तो जल्दी चांसेस रहता है ठीक होने का भी, अगर शुरुआती अवस्था में पता लग जाता है तो वही यहाँ पे कहा गया कि बच्चों और महिलाओं में जो भी स्वास्थ्य का समस्या हो उसको शुरुआती अवस्था में पता लगाकर उसका उचित उपचार करना इसमें शामिल था। मतलब इसका उद्देश्य यही था कि जैसे हो लेकिन जो महिला है, जो माता है और जो शिशु है उसको अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य प्रोवाइड कराया जाए, दोनों के मृत्यु दर और रुग्णता दर में कमी लाया जाए, दोनों के अगर कोई समस्या है तो उसको पहले देखकर उसका समाधान निकाला जाए, ठीक किया जाए, बच्चों उसके घर वालों को जानकारी दिया जाए कि सरकार जो है आपके बच्चे और आपके महिलाओं के लिए जो है ऐसे काम कर रही है, ये योजना है, इसके लाभ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो ये समझ गए, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीधा देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, चरण वाला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं प्रक्रिया के बारे में तो नहीं आज बता पाऊँगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रिया क्या है, इसका क्या लाभ है, क्या विशेषता है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो ये हम इसके प्रक्रिया के बारे में और किसी दिन देखेंगे। अभी इस प्रक्रिया का चरण देख लेते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बट ये थोड़ा छोटा है, आसान है याद करना, तो इसको देख लेते हैं। बाकी वो थियोरिकल जो पार्ट है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के प्रक्रिया को परिभाषित करें और इसका क्या लाभ है, क्या विशेषता है, उसको हम लोग कभी और देख लेंगे। आज हम इसके फिलहाल चरण को देख लेते हैं, ठीक है। जो एक अलग क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के प्रक्रिया के चरण को लिखे, प्रोसेस को जो है इसके स्टेप लिखे, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के प्रक्रिया के चरण लिखना है, ठीक है। देखिए चरण मतलब क्या होता है कि कौन कौन से चरण में क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चरण क्या होता है, पहला होता है आकलन, दूसरा होता है निदान का, तीसरा होता है क्या चीज़ का, क्रियान्वय का, चौथा क्या होता है
पर्यवेक्षण का, और पाँचवा क्या होता है, मूल्यांकन का। तो देखिए यहाँ पे पहला आकलन है, देख लिए, दूसरा यहाँ पे निदान है, नर्सिंग निदान है, तीसरा देखिए योजना या क्रियान्वयन उसी को बोलते हैं, तीसरा ये है, चौथा यहाँ पे क्रियान्वयन है, और पांचवा यहाँ पे है मूल्यांकन है। समझ गए? तो देखिए, तो इस चीज़ को जो है आपको इस तरीक़ा से इसके अंदर क्या क्या होता है इस स्टेप के अंदर आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए जैसे आकलन है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आकलन के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो आकलन के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को पता लगाया जाता है। अब फैमिली में मरीज को फैमिली में क्या है क्या नहीं है, कितना पढ़ा लिखा क्या है, किस कारण बीमारी हुआ, इस चीज़ को जो है पता लगाया जाता है। ठीक है? तो यही है समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पता लगाया जाता है। ठीक है? उसके बाद समुदाय को चिन्हित किया जाता है। तो ये आकलन होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का चलन में जो पहला है असेसमेंट का, आकलन का। इसमें ये करता है कि समुदाय को चिन्हित किया जाता है कि कौन से समुदाय में कौन से लोग ज़्यादा पीड़ित है, इसको चिन्हित किया जाता है। ठीक है? उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जो भी आवश्यकता है उसको पता लगाया जाता है। तो आकलन में यही काम होता है कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना। ठीक है? दूसरा चीज़ जो स्टेप है नर्सिंग निदान। नर्सिंग निदान, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्स जो है कैसे डायग्नोसिस करती है, तो समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं एवं समस्याओं को लिखना। अब नर्सिंग निदान कैसे निकलेगा इसका, तो जो है नर्सिंग निदान में दूसरा स्टेप है कि समुदाय में चिन्हित कर लिए, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पता लगा लिए, तो यहाँ नर्सिंग निदान में उसको क्या किया जाएगा कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता है और जो भी समस्या है उसको लिखना, नोट करना, यहाँ पे नर्सिंग निदान में काम होता है। समझ गए? नेक्स्ट है प्राथमिकता तय करना। अब नर्स यहाँ पे तय करती है कि क्या करना है हमें इस चीज़ के लिए, इस कौन से समस्या है, कौन सी आवश्यकता है, तो यहाँ पे प्राथमिकता तय करती है। ठीक है? लक्ष्य निर्धारित इस नर्सिंग डायग्नोसिस में ही होता है। ठीक है? ये जो आपका नर्सिंग निदान है, यहाँ पे जो है लक्ष्य को निर्धारित भी किया जाता है कि हमको क्या करना है। ठीक है? किस चीज़ पर जोर देना है। ठीक है? चलिए, अब तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग का, योजना का। अब चूंकि पहला आकलन है, दूसरा नर्सिंग निदान में अपना डाटा तैयार कर ली है, लिख ली है और लक्ष्य तैयार कर ली है, तब वो योजना बनाएंगी। योजना में बनाया जाता है कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो यही देखिए कि देखभाल जो प्रदान करनी है, मतलब जो नर्सिंग निदान में लिखी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको यहाँ पे जो है देखभाल जो प्रदान करनी है उसका योजना बनता है। ठीक है? किन चीज़ों का इस्तेमाल होना है, कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसका योजना यहीं पे बन जाता है। कब करनी है, मतलब होगा ना कि भाई योजना बनाएंगे तो कब किसका इस्तेमाल करेंगे इसका पता होना चाहिए ना। तो यही चीज़ है, देखभाल प्रदान करनी है क्या, उसका योजना बनेगा। किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा इस देखभाल में, इसका पता लगेगा। कब करनी है इसका भी यहाँ पे योजना बनेगा। तो योजना में लिखेंगे। उसके बाद कैसे करनी है, कैसे करनी है ये भी इम्पोर्टेंट है, कब और कैसे करनी है। तो ये आप इसको जो है, अब देखिए इसी चीज़ को ये हल्का पॉइंट में दिया है, इसी चीज़ को हल्का पॉइंट में दिया है, तो आप इसको विस्तृत में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में बात हो रहा है, तो समुदाय में क्या क्या चीज़ें हैं जो कब कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है? फिलहाल जो चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं, चौथा जो स्टेप है वो है क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेशन का। ठीक है? अब देखिए आकलन में चीज़ों को पता लगा लेगी। ठीक है? चिन्हित कर लेगी, समस्या देख लेगी। अब उससे पता चल गया है, नर्सिंग डायग्नोसिस में आएगी दूसरा स्टेप में, तो वो दूसरा स्टेप में क्या करेगी कि चीज़ों को नोट करेगी, चीज़ों को तय करेगी कि क्या करना है। उसके बाद जो है वो क्या करेगी कि लिख लेगी, और फिर जो है एग्जैक्ट लक्ष्य निर्धारित कर लेगी कि हमें ये चीज़ पर काम करना है, इस बीमारी पर काम करना है, या ये फैमिली में ये चीज़ है तो इसको दूर करना है, इस आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये नर्सिंग निदान में होता है। ठीक है? तीसरा जो है वो आपका आता है प्लानिंग का। अब जो चीज़ें नर्सिंग निदान में वो लक्ष्य रखी है, जो भी समस्या आवश्यकता पूरा करना है, जो भी चीज़ें जो लिख रखी है, जो लक्ष्य तय कर चुकी है, उसके अनुसार यहाँ पे योजना तैयार करना, प्लानिंग तैयार करना कि प्लानिंग में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है? इन सब चीज़ों को जो है इस प्लानिंग में तैयार करती है। ठीक है? उसके बाद आता है चौथा स्टेप है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का मतलब होता है कि अब चूंकि योजना हमें बीमारी का पता चल चुका है या आवश्यकता का पता चल चुका है कि समुदाय में क्या बीमारी है, क्या आवश्यकता है, उसका जो है हम योजना भी तैयार कर चुके हैं कि कब कैसे इसको हैंडल करना है, क्या ऐसे पूर्ति करना है। तो अब चौथा आता है कि अब योजना हम बना चुके हैं तो अब उसको पूरा भी करना मेरा काम है। क्रियान्वयन मतलब इसका काम करना शुरू भी हमारा काम है, नर्स का एक काम है। तो चौथा है क्रियान्वयन। अब क्रियान्वयन में क्या होता है देख लीजिए।
क्रियान्वयन में होता है कि निर्धारित लक्ष्य एवं नर्सिंग केयर प्लान की समीक्षा करना। मतलब अब जो भी हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमको इस पर काम करना है तो उस पर काम शुरू हो जाता है। क्रियान्वयन यही होता है, कार्य करने युक्त माहौल तैयार करना। अब इसमें जब क्रियान्वयन होता है तो ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि भाई जो हम काम कर रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा से हो, वैसा माहौल तैयार करते हैं। नर्सिंग देखभाल प्रदान करना, क्रियान्वयन के अंतर्गत ही नर्सिंग देखभाल प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो भी आवश्यकता है, जो भी बीमारी है, उसका नर्सिंग देखभाल इस क्रियान्वयन में ही किया जाता है। क्रियान्वयन का मतलब कि क्या होता है कि काम को स्टार्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद उचित रिकॉर्ड एवं रिपोर्टिंग करना। अब इस क्रियान्वयन में ही जो है ये भी किया जाता है कि ये नर्स जो है यहाँ पे रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग की तैयारी करती है ताकि सभी का डाटा रखा जा सके सुरक्षित। ठीक है, तो इन सब जो होता है आपका क्रियान्वयन में होता है कि समीक्षा करना, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कार्य को कुशल बनाने के लिए युक्ति माहौल तैयार करना, नर्सिंग देखभाल प्रदान करना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट को तैयार करना। ठीक है, ये सब क्रियान्वयन में होता है, समझ गए। और लास्ट है आपका है मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है। तो इवेल्युएशन में क्या होता है, हम कोई भी काम कर लिए और लास्ट में हम उसका क्या है रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को हम जो है क्या करते हैं कि अपने आकलन करते हैं कि हमने जो इतना लिखा मिला या नहीं मिला, हमने कितना किस विषय में लिखा, उस अनुसार नंबर हमें आया या नहीं आया। मूल्यांकन लोग करता है ना इवेल्युएशन, तो वही मूल्यांकन यहाँ भी होता है कि जो काम है, जो स्टेप है, इससे पहले चारों स्टेप है, उसका समीक्षा यहाँ पे किया जाता है और प्रदान की गई जो भी स्वास्थ्य देखभाल है उसको प्रभाव का पता लगाना, मतलब कितना ज़्यादा यह इफेक्टिव हुआ है उसको इस मूल्यांकन में ही पता लगाया जाता है, समझ गए। और यही जो है आपका हो जाता है नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप, समझ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का चरण, ये 5 चरण है, याद रखिएगा। और इसके अंदर जो जो पॉइंट है जितना हो सके आप लोग लिख सकते हैं। बाकी हम लोग लॉजिक वाला पॉइंट बता दिए हैं जिससे आप लोग को लिखने में मदद होगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में लंगड़ी में पूछेगा, लंगड़ी कहा जाए तो इससे आगे भी कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा और उसमें एक क्वेश्चन ये भी रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब